Hello, all of you. Namaste. हेलो उमंग जी, हेलो अतुल जी। थैंक यू सो मच। बस कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड, सिल्वर जुबली एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते हिना दीदी। नमस्ते नीता दीदी। नमस्ते माधवी दीदी। आज का एपिसोड है सिल्वर जुबली, यानी कि एपिसोड नंबर 25। नमस्ते सोनल दीदी। हाय मम्मी, हाय भैरवी दीदी। नमस्ते अर्चिता दीदी। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्योंकि ये आज का एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाय पापा। हेलो भैया। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 25 और आज की गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। बट आज की एक खासियत है, आज की गुरु वंदना जैसे आप लोगों ने देखा है हर एक एपिसोड में हम अलग अलग गुरु वंदना गा रहे हैं। दिव्यश्री हर एक एपिसोड में नई गुरु वंदना लेके आती है। बट क्योंकि ये सीजन का लास्ट एपिसोड है, तो हम ये बतलाना चाहते, दिस इज नॉट लास्ट एपिसोड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। सो फर्स्ट एपिसोड में जो गुरु वंदना की थी, वही गुरु वंदना के साथ आज की हम सीजन का ये लास्ट एपिसोड भी शुरू कर रहे हैं। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। सो यस, सबको पता है गुरु महिमा गाना मतलब हमारे बस की तो बात नहीं है। बट हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं कि गुरु जी को याद करके उनके बारे में कुछ भी हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। आज के गुरु जी के प्रमुख शिष्यों में से एक जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, वे है हमारे गुरु भाई, जिन्होंने कथक में अलंकार किया हुआ है और उनको महाराणा प्रताप राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 भी प्राप्त हो चुका है। आज के जो हमारे भैया है वो है जिगर भाई भट्ट। हेलो। जिगर भाई, आपका हार्दिक स्वागत है ओके। हमारे इंस्टाग्राम सीरीज का एपिसोड नंबर 25।
थैंक यू सो मच, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ओके, हाँ, अभी ठीक हुआ। पर आवाज आपको हाँ, आई। आ हाँ, रही हाँ, है? जी। तो मैं व्यूअर्स को जो कि मतलब कला क्षेत्र परिवार के जो सदस्य हैं उनको तो सबको मालूम है, बट क्योंकि जो जी, लोग डायरेक्टली कला क्षेत्र से जुड़े नहीं है और अभी हमारे साथ लाइव में मौजूद हैं, या तो एपिसोड ये वाला देखने वाले हैं यूट्यूब के थ्रू, उनको मैं बता दूं कि हमारी ये जो आज जिगर भाई पधारे हैं, वे एक गुरु जी की जो संस्था कला क्षेत्र भावनगर में जो संस्था है वो अभी जिगर भाई संभाल रहे हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जिगर भाई हम थैंक यू, थैंक यू। तो जी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे कि गुरु जी का जो मतलब गुरु जी की जो संस्था है वो गुरु जी ने इतने प्यार से इतने मूल्यों उनके आदर्श के साथ उन्होंने पूरा उनका सिंचन किया है। तो वही मूल्यों के साथ आप जो अभी उनकी परंपरा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए सभी गुरु भाई और गुरु भगिनों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप बहुत अच्छे थैंक यू। से संभाल रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे आपकी कथक जर्नी के साथ। कैसी आपके जीवन में शुरू हुई? मेरी कथक जर्नी, मैं छोटा था, फिफ्थ या सिक्स में पढ़ता था, तब फिल्मी गानों पे मैं डांस किया करता था घर पे। ओके, तो और वैसे ही अपने आप करता था। तो पापा ने एक दिन देखा कि भाई ये लड़का ऐसा कुछ कर रहा है, तो हमारे सामने रसिक लाल जी अंधारिया रहते थे, उनके घर पे एक पीछे जो उसके आउट हाउस था, उसमें एक भाई रहता था, उनके दोस्त आते जाते थे। तो उनको बोला कि भाई इनको डांस का शौक है तो कुछ डांस इसको सिखाओ। तो उन्होंने मुझे फिल्मी गाने दो तीन सिखाए। इसमें से एक था पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, फिल्म नमक हलाल का। वाह वाह, तो मैंने वो सीखा, और मेरे पापा आयुर्वेद कॉलेज में लेक्चरर थे। तो उनका कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, तब मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए लेके गए। मैंने वहाँ परफॉर्म किया और बहुत लोगों ने प्यार दिया उस वक्त, और बोला कि ये बहुत अच्छा करता है, ऐसा है। फिर यू टर्न आता है कि फिल्मी डांस से मैं क्लासिकल की ओर गया। मेरे दादाजी, अ, जो कि दक्षिणामूर्ति के स्थापक नाना भाई भट्ट के ब्रदर इन लॉ यानी कि साले है, और हमारे गुरुजी भी दक्षिणामूर्ति के ही स्टूडेंट है। तो वो सब दक्षिणामूर्ति के जितने भी पुराने स्टूडेंट है वो सब उनको मामा कह के पुकारते हैं, क्योंकि नाना भाई भट्ट ही उसे मामा कह के बुलाते थे। तो सब बच्चे भी उस वक्त के थे वो मामा कहते पुकारते थे। फिर मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बोला कि अगर इसको अच्छी तरह से डांस सिखाना है तो तू उसको धर्मशी के पास भेज। वो उनको धर्मशी ही बुलाते थे, धर्मशी भाई नहीं बोलते थे, क्योंकि वो उनके उनके उनसे उम्र में बहुत छोटे भी थे। और ये था। और फिर मेरे पापा मुझे गुरुजी के पास ले गए। उन्होंने बोला कि इसको डांस सीखना है और आपके पास मैं आज से यहाँ एडमिशन करवाने आया हूँ। गुरुजी ने बोला ठीक है, क्योंकि फैमिली को तो पहचानते ही थे। और मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई, तब मैं 7th में था। 7th में सुबह में हमारा क्लास होता था, सुबह 7:30 बजे, 7, 7:30 बजे सीनियर्स लोगों का, यानी कि मैंने नीता बेन, स्वाति बेन, सोनल बेन, आरती बेन, जितने भी हमारे बड़ी दीदी है, उन सबको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। मेरा टाइम था 9 बजे का, लेकिन मैं पहुंच जाता था 8, 8:15 बजे, क्योंकि मुझे वो प्रैक्टिस देखने में मजा आता था। और राइट, मेरी एक फिक्स जगह थी जो
गुरुजी के पास में एक लकड़ी की बेंच रहती थी साइड में, और पीछे खिड़की थी, और इस तरफ एक बड़ी सी पाट जैसा था, उस पे गुरुजी बैठ के तबला बजाते थे। तो मैं उधर ही जाके बैठता था हर रोज, और इन लोगों का डांस देखता था, और मजा आता था उन लोगों की प्रैक्टिस देखने में मुझे। वहां से शुरू हुआ, मैं सीखता गया। फिर 91 में मैं कॉलेज में आया। बीच में 10th और 12th मैंने छोड़ दिया था। कॉलेज में आया, तब मेरा विशारद प्रथम खत्म हुआ। फिर से फाइनल ईयर कॉलेज का छोड़ दिया और छूट गया, तो पूरे 6 साल के लिए छूट गया। फिर मेरा और गुरुजी का दोबारा मिलना और फिर से मेरा क्लास शुरू करना, उसके लिए एक भावनगर में लोकल न्यूज चैनल थी, उसमें मैं न्यूज रीडिंग करता था। मेरी बीच की 6 साल की जर्नी में मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम करता था। शहर शहर घूमना और दवाइयों की सेलिंग करना। और जब भी मैं भावनगर रहता था तब मैं शाम को न्यूज रीडिंग करता था। तो गुरुजी को समाचार का तो बहुत शौक था। वो हर रोज समाचार देखते थे। उसमें देख लिया कि ये तो जिगर ही है अपना। तो एक दिन वो उस ऑफिस पे फोन आया, क्योंकि मेरा नंबर, मेरे घर पे तो उस वक्त टेलीफोन था भी नहीं। तो उस ऑफिस पे फोन आया कि ये जो समाचार की रीडिंग कर रहे हैं वो जिगर भट्ट ही है ना, तो उनको बोलना कि धर्मशिव भाई याद कर रहे हैं। तो मुझे ऑफिस से बताया कि आपके लिए भी ऐसा एक फोन आया है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। और उसके 1-2 दिन बाद में गुरुजी के घर पे गया शाम को, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी शाम को 7 बजे के बाद घर पे ही होते हैं। मैं बैठा, हम दोनों ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि तेरा उपांत्य विशारद पूरा हो चुका है, तेरा विशारद पूर्ण बाकी है। मैंने बोला हाँ गुरुजी मुझे करना है। तो उन्होंने बोला लेकिन ये जॉब के साथ किस तरह से होगा। मैंने बोला गुरुजी जितना हो सके उतना शुरू करता हूँ। फिर बातचीत हुई और मैंने जॉब छोड़ दिया। घर में बताया कि मुझे ये करना है, कंप्लीट करना है और मुझे अब इसी लाइन में आगे जाना है। तो घर वाले भी सहमत हो गए। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी एक बच्ची भी थी, लेकिन घर वाले सभी ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया कि मेरा विशारद खत्म होने के लिए उन लोगों ने कहा कि नहीं तुम कर लो। विशारद की प्रैक्टिस शुरू हुई। धीरे धीरे 2000 में मैं फिर से जुड़ा और मेरा विशारद हुआ 2001 में। लेकिन इन पहले 6 महीने में गुरुजी ने मुझे सब पुराना याद करवाया। उसके साथ साथ मुझे नोटेशन की आदत नहीं थी, तो गुरुजी ने एक अच्छा मौका मुझे दिया कि गुरुजी एक किताब लिख रहे थे। उस वक्त नर्तन दर्शन पार्ट 2 तैयार हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि जिगर ये सब जो नोटेशन है तू करके मुझे दिखा। और वो सब नोटेशन मैंने किया, तो मेरा नोटेशन का काम जो है वो आसान हो गया। फिर 2001 में मेरा विशारद आया। हम 7 लोग थे, 6 लड़कियां और मैं एक लड़का था उस वक्त। और करीबन 6-7 साल के बाद कोई लड़का विशारद कर रहा था। तो गुरुजी को भी बहुत खुशी थी कि भाई चलो बहुत सालों के बाद कोई लड़का विशारद कर रहा है। और हमारा प्रैक्टिस सुबह 7 बजे से शुरू होकर 9, साढ़े 9, 10। फिर दोपहर में गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू जल्दी आ जाया कर। प्रैक्टिस हम लोगों का 5 बजे का रहता था, लेकिन उस वक्त क्लास 3:30 बजे शुरू हो जाता था। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू जल्दी आया कर। तो मैं 3:30 बजे क्लास पे पहुंच जाता था और मुझे थोड़ा सिखा रहे थे कि सिखाना कैसे है। सीखना इजी है, सिखाना कैसे है। वहीं से मेरा थोड़ा ट्रेनिंग शुरू हो गया। फिर विशारद की प्रैक्टिस
ये सब ताल, फिर तराना, स्तुति, वो सब। और एक बात मैं खास याद करना चाहूंगा कि विशारद की एग्जाम के 2 दिन पहले शनिवार को प्रोग्राम करते थे। आज भी जिस तरह से एग्जामिनर की डेट मिलती है उस तरह से सैटरडे या संडे को हम प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सैटरडे को था और गुरुवार शाम को प्रैक्टिस खत्म करके मैं घर पे जा रहा था, करीबन रात के 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा राइट हैंड का एल्बो 4 टुकड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह 7 बजे प्रैक्टिस था। मेरा तो रात को एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन तो कंफर्म है। तब बताया डॉक्टर को कि भाई इस तरह से है, मेरा प्रोग्राम है। गुरुजी, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी गुरुजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम एक ऐसा प्लास्टर आपको कर देते हैं, हाफ प्लास्टर, ताकि आपके हाथ की थोड़ी सी मूवमेंट कर सके, ज्यादा नहीं कर सकेंगे, और ऑपरेशन 3 दिन के बाद करेंगे हम। मैंने बोला ठीक है। फिर अगले दिन सुबह मैं तो व्हीकल चला नहीं सकता था, मेरा भाई छोड़ने आया मुझे, और मैं रात को बहुत रोया था कि मेरा विशारद रह गया, मेरी पूरी साल की मेहनत गई। सुबह जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, मेरे को यहाँ भी लगा हुआ था, वहां भी 2-3 टाँके आए थे। तो एंटर हुआ तो गुरुजी ने देखा कि क्या हुआ। पहले तो 2 मिनट शॉक हुआ, फिर बताया मैंने कि गुरुजी ऐसा हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरुजी ने बोला बस ठीक है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर प्रोग्राम भी खत्म किया, सब किया। सैटरडे संडे को सुबह जैसे गुरुजी सबको बुलाते हैं कि कल प्रोग्राम में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बातचीत की। मैं भी गया था क्योंकि पेन तो था थोड़ा सा प्रोग्राम के वक्त, लेकिन डॉक्टर ने 1 टैबलेट खाने को बोला था। मैंने 3 टैबलेट लिया था क्योंकि बीच में जरा सा भी मुझे दर्द ना हो। और वो सब टैबलेट के हिसाब से इतना पसीना हुआ था मुझे, लेकिन चलो प्रोग्राम अच्छे से हो गया, वो जरूरी था। फिर मंगलवार को मेरा ऑपरेशन था, दोपहर 1 बजे। सोमवार शाम से मैं एडमिट हो गया। 1 बजे ऑपरेशन था। गुरुजी 12:30 बजे खाना खा के आ गए और मेरा पूरा ऑपरेशन जब तक चला तब तक वो वहां रुके थे। मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तब भी गुरुजी को मिल के गया था मैं, और वापस तो मैं बेहोश था, मुझे पता नहीं। लेकिन घर वालों ने बताया कि तेरे आने के 1 घंटे के बाद गुरुजी और जगरबेन दोनों यहाँ से गए हैं। इतना प्यार कहाँ मिलता है। फिर तो हमारी अलंकार की शिक्षा विशारद की तैयारी शुरू करवाई गुरुजी ने। शिक्षा विशारद भी अच्छे से किया। मैं और सोनल दीदी और महेंद्र भाई सब साथ में थे, हीरक भी थी साथ में। हम लोगों ने शिक्षा विशारद साथ में किया, फिर अलंकार। फिर 2005 में मुझे अहमदाबाद में एक स्कूल में एज ए डांस टीचर, कथक डांस टीचर की जॉब मिल रही थी। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को उसी स्कूल में जॉब मिल रहा था। तो हम लोग ने बताया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा है, मैं वहां अहमदाबाद जा रहा हूँ। गुरुजी ने बोला इतने प्यार से नहीं, ठीक है जाओ। फिर अहमदाबाद में मैं 1 साल वो काम किया। बीच बीच में एवरी सैटरडे संडे मैं भावनगर आता रहता था, अपने घर पे भी और गुरुजी को मिलने भी, और बीच बीच में हमारा काम शुरू था। ये 2001 से विशारद के बाद 2005 में गुरुजी ने जो 3 बुक लिखी, नर्तन दर्शन
पार्ट 2 उसका सारा हैंड रिटन काम जो है वो मैंने और एक हमारी स्टूडेंट साथ में थी गोरज करके उसने और एक उन्नति, इन तीनों ने मिलके किया है। और उसका जो भी हैंड रिटन काम खत्म हो उसके बाद उसको कंप्यूटर के लिए टाइपिंग के लिए भेजना, फिर वहां से लाना, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करना और फिर उसको फिर से कंप्यूटर पे ले जाने का काम, वो सब मैंने किया। मुझे इस बात से एक सीखने को मिला कि मेरा थियरी वर्क जो अलंकार का था वो पक्का हो गया, क्योंकि सारे थियरी के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो सब उस नई बुक में पार्ट 2 में थे। तो उसमें से मुझे सारा याद करने की फिर जरूरत नहीं रही एग्जाम के वक्त, क्योंकि लिखना और पढ़ना, गुरुजी बोलते थे कि अगर आप एक बार लिखते हो तो 2 बार पहले पढ़ते हो कि क्या लिखना है, तो 3 बार आपकी पढ़ाई हो जाती है। तो इस तरह से मुझे सारे क्वेश्चन आंसर उस वक्त याद हो गए। राइट। और आपकी कलम प्रैक्टिकल की तैयारी तो मैं खुद चाहती हूँ, क्योंकि हमारा विशारद का मतलब हमारी जी विशारद की प्रैक्टिस चल रही थी और आपकी अलंकार की प्रैक्टिस चल रही थी। तो जी 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 मतलब साथ में कुछ साल करने का मौका भी मिला है। और जी 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 मतलब आप और जीना दीदी दोनों साथ में मेहनत करते थे, तो हम कुछ जी बैठते थे ऐसे देखते ही रहते थे कि क्या कैसे तोड़े कर रहे, क्योंकि कुछ ऐसे थे बंदिशें कुछ ऐसी थी तो हमने सुनी ही नहीं थी, तो हम ऐसे बैठ के सुनने के लिए बैठ जाते थे। तो सही में बहुत मतलब वो अच्छा एकदम एटमोस्फियर ऐसा था कि मतलब गुरु जी कुछ नया नया सिखाते थे आपको और हम हाँ। उनके सीखते थे। और मेरे विशारद के वक्त बहुत साल के बाद एक मेल डांसर विशारद कर रहा था, मेल स्टूडेंट उनका। तो गुरुजी ने बोला कि उसका पढ़न भी किसी मेल के द्वारा हम करवाएंगे। तो हमारे जो महेंद्र भाई है, महेंद्र भाई सोलंकी, वो भरूच में है, वहां से उनको फोन करके बोला कि भाई ये जिगर का विशारद है और तुझे पढ़न करना है, तो तू 1-2 बार प्रैक्टिस के लिए आ जा। फिर महेंद्र भाई वहां से आए, उन्होंने सारा जो मेरा सीक्वेंस था, छोटी सवारी ताल मैंने किया था, तो वो सारा सीक्वेंस वो हमने साथ में बैठ के किया। फिर उन्होंने पढ़न किया, मैंने प्रैक्टिस किया। फिर तो वो भी सैटरडे संडे आते जाते रहते थे और हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो गुरुजी ने इस तरह से सोचा कि भाई कोई लड़का कर रहा है तो लड़के की आवाज में पढ़न हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस हिसाब से महेंद्र भाई के साथ भी थोड़े से जुड़ गए हम लोग, क्योंकि महेंद्र भाई बहुत साल से वहाँ जीएनएफसी में काम कर रहे हैं। तो महेंद्र भाई का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला विशारद के वक्त। फिर गुरुजी का जो बुक हम लिख रहे थे उसमें दक्षिणामूर्ति के प्रिंसिपल दीपक भाई मेहता, वो ये पार्ट 1 फिर से गुरुजी ने रीराइट लिखना शुरू किया था कि उसमें भी थोड़े से टॉपिक बढ़ाने हैं और इसमें थोड़ी सी भाषा शुद्धि भी करनी है। तो दीपक भाई को बुलाया था, क्योंकि दीपक भाई का लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड है। तो दीपक भाई पहले पूरा टॉपिक देख लेते थे, फिर गुरुजी के साथ उसका डिस्कशन करते थे कि आप बच्चों को इसमें से किस तरह से देना चाहते हो, कितनी इजी लैंग्वेज में देना चाहते हो। इस तरह से बैठ के हमने पूरा बुक का राइटिंग किया और पार्ट 1 का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दीपक भाई ने ही किया है। वो इंग्लिश में बोलते थे, कुछ ऐसे स्पेलिंग आते थे तो मैं उनको पूछता था कि दीपक भाई इसका स्पेलिंग, बोले हर बार तो स्पेलिंग मत पूछ, तू स्पेलिंग लिख दे, फिर करेक्शन आएगा तब हम देख लेंगे। राइट राइट। तो इस तरह से बहुत मजा आता था कि क्लास खत्म होते ही दीपक भाई घर पे आ जाते थे, हम और गुरुजी भी पहुंच जाते थे और करीबन 1-1:30 बजे तक हम काम करते थे, फिर 3 बजे क्लास में। और सैटरडे संडे में सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक फिर
3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम बुक राइटिंग का काम करते थे। तो बहुत मजा आता था, मतलब कि गुरुजी के साथ, गुरु माँ के साथ बातें चलती रहती थी, बुक राइटिंग चलता रहता था, एक अलग ही आनंद था वो। फिर 2005 में मैंने जैसे बताया कि मैं वहां चला गया अहमदाबाद। फिर भी हमारा एनुअल फंक्शन था उस वक्त, शुभ घड़ी शुभ दिन, कुछ ऐसा नाम था प्रोग्राम का, गुरुजी ने टाइटल रखा था। उसमें मुझे फोन किया था कि जिगर तेरी 1-2 आइटम में मैंने जगह रखी है, तू आ जाना, सैटरडे संडे में आके प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं आ जाऊंगा। तो उस प्रोग्राम में भी मुझे गुरुजी ने इन्वॉल्व किया और मुझे स्टेज पे जाने का चांस दिया गुरुजी ने। फिर आप लोगों का विशारद, उस वक्त मैं अहमदाबाद था, तो गुरुजी ने बोला कि लहरा बजाने के लिए तुझे इन लोगों के साथ आना है। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। फिर 3-4 बार, 5-6 बार आप लोगों के साथ भी लहरा प्रैक्टिस के लिए मैं आया था और फिर प्रोग्राम में मैंने लहरा बजाया है आप लोगों के साथ। तो गुरुजी हर एक चीज में आपको तैयार करते थे। मैंने हारमोनियम नहीं सीखा है, लेकिन लहरा बजा लेता हूँ, चाहे वो 24 मात्रा का हो या 7 मात्रा का हो, लहरा बजा लेता हूँ। और बहुत साल से अब तो प्रैक्टिस हो गई है और गुरुजी की कृपा है कि वो सब चल रहा है। फिर मैं गुरुजी के साथ बाहर गांव भी बहुत गया हूँ। हमारी सबसे पहली जर्नी थी हैदराबाद। गुरुजी का मंडल का एक मीटिंग था वहां पे और गुरुजी को हैदराबाद जाना था। तो गुरुजी का कंफर्म टिकट हमने ले लिया। गुरुजी ने बोला कि मुझे जाना है तो तू टिकट का अरेंजमेंट। मैंने बोला ठीक है, मैं करवा देता हूँ। तो गुरुजी का टिकट आ गया। फिर 1-2 दिन के बाद जबरबा ने बोला कि इतनी दूर आप अब अकेले मत जाइए, जिगर को साथ ले जाइए। तो गुरुजी ने बोला कि जिगर तू आ सकेगा? मैंने बोला क्यों नहीं गुरुजी, मैं आऊंगा आपके साथ। तो फिर मेरी टिकट भी हमने बुक करवाई, लेकिन मेरी टिकट और उनका टिकट जो था उसके बीच में 3 बोगी का अंतर था। मैंने बोला ये तो गलत है। फिर अंदर जाके सब अरेंजमेंट किया तो गुरुजी की बोगी में ही अरेंजमेंट हो गया, 1-2 कंपार्टमेंट छोड़ के, लेकिन हो गया। तो सबसे पहला मेरा जर्नी गुरुजी के साथ वो रहा। और वहां जाके भी हम हैदराबाद घूमे, चार मीनारा देखा गुरुजी के साथ। वहाँ के मोती बहुत फेमस है, तो मोती भी थोड़े से लाए थे। और मीटिंग में भी बहुत अच्छी तरह से काम गुरुजी का हुआ और गुरुजी को उसी वक्त कला विहार का गुजराती का संपादन सौंपा गया। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अब हमें थोड़ा ये काम भी करना पड़ेगा साथ में। एवरी मंथ एक आर्टिकल गुजराती में तैयार करके हम भेजते थे। पहले तो इतना नहीं था, तो हम उसका वो बटर पेपर पे कॉपी निकाल के उनको वहां पे कुरियर करते थे और भेजते थे। अभी तो इजी हो गया है, डायरेक्ट मेल कर देते हैं तो काम आसान हो जाता है। फिर गुरुजी के साथ मैं मीटिंग में भी बॉम्बे वाशी में भी बहुत गया हूँ। वहां भी बड़े बड़े आर्टिस्टों से गुरुजी के कारण मैं मिल पाया हूँ और उनके आशीर्वाद मिले हैं। एक मीटिंग था नए सिलेबस के बारे में। तो गुरुजी एक्सपर्ट के हिसाब से थे और मुझे साथ ले गए थे। उस वक्त मैं वहाँ तीरथराम आजाद जी से मिला, आशा जोगलेकर जी से मिला और उन सबके आशीर्वाद पाए और बहुत अच्छी तरह से इन लोगों के साथ पहचान हो गई मेरी। फिर गुरुजी ने ही आफ्टर विशारद मुझे एज ए एग्जामिनर के रूप से जाने के लिए तैयार किया। सबसे पहला मेरा एग्जामिनर का ऑर्डर आया था भुज का,
जहाँ पे स्वातिबेन सोमपुरा का क्लास चलता है, उसी के वहाँ मेरा सबसे पहला ऑर्डर आया था। और विशारद की एक या दो लड़की थी, बाकी सब मध्यमा तक के थे, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसे छोटे सेंटर मतलब कि जहाँ पे संख्या कम हो वहां पे आपको पहला ऑर्डर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपका काम बढ़ता है। तो वहां पे गया, मुझे कुछ पता नहीं था, गुरुजी एग्जाम कैसे लेना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। उन्होंने बोला कि तू जा, अपने ही सब है और एग्जाम लेके आ, जैसे तूने यहाँ पे देखा है लोग कैसे एग्जाम लेते हैं, उसी तरह से तुझे वहां पे लेना है। हाँ, कृपल का कमेंट आया, आई रिमेम्बर माय फर्स्ट एग्जाम। यस कृपल। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं मध्यमा तक का एग्जामिनर और गुरुजी विशारद के एग्जामिनर राजकोट राष्ट्रीय शाला में, दोनों एक साथ साथ में, वाह वाह। साथ में। तो मैंने मध्यमा तक का एग्जाम खत्म किया, फिर गुरुजी के पास जाके बैठा, तो फिर मैंने देखा कि गुरुजी किस तरह से एग्जाम ले रहे हैं। आप मानोगे नहीं, गुरुजी जैसे भी स्टूडेंट एंटर हुए, सबसे पहला कहा कि आपको जो आता है वो आप सबसे पहले प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि गुरुजी ने बताया कि उनको जो बेस्ट आता है वो ही वो परफॉर्म करेंगे, तो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर पे है। उनका, हाँ। क्योंकि एक हर एक को एक उत्साह रहता है कि मुझे ये सबसे अच्छा आता है तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट करूं, तो उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह से है। और एक वाक्य आज भी याद है मुझे कि आप अगर खिचड़ी बना रहे हो तो खिचड़ी में से एक दाना आपको चेक करना है कि खिचड़ी पकी है या नहीं पकी है। अरे वाह। पूरी खिचड़ी के दाने को पकड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दाना पकड़ लो, खिचड़ी पकी के ही नहीं आपको पता चल जाएगा। मतलब कि आप थोड़ा सा देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस लड़की को या स्टूडेंट को कितना आता है। वाह। तो और एग्जाम में कभी भी गुरुजी बच्चों पे या उसके गुरु पे कुछ गुस्सा नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ये क्या हो गया, हमने तो इतना तैयारी किया था, ये क्या हो गया। और धीरे धीरे वो भी ट्रेनिंग मुझे मिलता गया। फिर एक बात याद आ रही है कि 2005 में मैं जहाँ स्कूल पे एज ए टीचर, कथक टीचर काम कर रहा था, वहाँ के बच्चों को लेके एग्जाम उनको दिलाने के लिए मैंने सेंटर चॉइस किया था नीता बेन का, निनाद। ओके। तो मैं अपने बच्चों को लेके एग्जाम के लिए वहां लेके गया और वहां पे एग्जाम चल रही थी। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त नीता बेन पे गुरुजी का फोन आया था कि कैसा है, क्या है, किस तरह से है। तो समझ गया कि गुरुजी ने उनसे पूछ लिया कि किस तरह से सिखाया है, क्या है। और नीता बेन का आंसर भी मुझे आज भी याद है, नहीं हमारे जैसा ही है। नीचे भी यस आ गया है। फिर बोला चलो अच्छे से एग्जाम हो गया। फिर वो एग्जाम खत्म होने के बाद गुरुजी हर साल अहमदाबाद आते थे, हर साल जाते थे, अपने साधु भाई के घर जाते थे और नीता बेन के घर पे रुकते थे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो इस बार मुझे फोन आया कि जिगर मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। मैंने बोला मोस्ट वेलकम गुरुजी, इससे अच्छा तो क्या बात हो सकती है। फिर मेरे घर पे आए, मेरा घर देखा, क्योंकि मुझे मेरे वाइफ के रिलेटिव का ही एक फ्लैट मिल गया था, तो घर तो बहुत अच्छा था। फिर रात को रुके, फिर सुबह बोला, छुट्टियां थी स्कूल में, तो सुबह बोले कि मुझे तेरा स्कूल देखना है, तू कहाँ पे जाता है वो। मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर दूर स्कूल था हमारा।
गुरुजी मेरे बाइक पे बैठे और हम लोग गए वहां पे, पूरा स्कूल देखा, बोला स्कूल तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फिर बोले कि चलो अब वापस चलते हैं। रास्ते में एक उसी स्कूल वाले का दूसरा स्कूल था, वहां पर भी मैं डांस सिखाता था और शाम को क्लासेस चलाता था वहां पे, जो अलग से था, स्कूल स्कूल के बच्चों का नहीं, आसपास जो भी है बच्चे उन उन लोगों के लिए। और वहां पे एक तब नया सिस्टम शुरू हुआ था कि आप किसी भी सोसाइटी में जाओ तो सोसाइटी का जो हॉल रहता है, कॉमन हॉल, उसमें आप उस सोसाइटी के बच्चों को कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हो। तो वहां पर मेरा एक साइड में वो भी शुरू हो गया था। हफ्ते में 2 दिन का वहां पे सिस्टम था, 3 दिन का भी नहीं, 2 दिन। तो हफ्ते में 2 दिन वहां पे भी सिखाने जाता था और धीरे धीरे से मेरा काम शुरू हो रहा था अहमदाबाद में। लेकिन रात को हम जब बैठे थे, मेरे सास ससुर भी आए थे गुरुजी को मिलने के लिए कि भाई आए हैं तो हम मिलते हैं, इतनी दूर से गुरुजी आए हैं। तो तब गुरुजी ने एक बात बता दी कि जिगर ये तो समर कैंप के लिए बुक हो गया है यहाँ पे स्कूल पे, लेकिन समर कैंप खत्म करके तू भावनगर वापस आ रहा है। मैंने बोला क्यों गुरुजी, अभी तो यहाँ पे ठीक है। नहीं बोला इसमें, तू वापस भावनगर आ रहा है। तो फिर मेरे सास ससुर के साथ मैंने चर्चा की, मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैंने भावनगर आके बात की कि भाई गुरुजी वहां आए थे और उन्होंने ऐसा बताया है। तो बोले मेरे पापा बोले कि उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी तुझे बोला होगा, तो तू वापिस आ जा। फिर अपना सब सामान बांध के जैसे ही समर कैंप खत्म हुआ, दूसरे दिन निकल गए हम भावनगर की ओर वापिस। फिर यहाँ आके गुरुजी ने हर एक काम मुझे सौंपने लगे, एक एक करके। सबसे पहले तो क्लास का अकाउंट्स वगैरह उन्होंने मुझे सौंप दिया, ये सब अब तेरी जिम्मेदारी है। सब लोगों से फीस लेना, वो सब हिसाब रखना, और हर महीने के अंत में हमारे देसाई सर के पास जाके वो हिसाब टैली करना है तुझे। फिर मुझे घुंघरू बांधना सिखाया कि घुंघरू कैसे बांधे जाते हैं। तो यानी आपको ही नहीं पता था, आपकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि सब बच्चों के घुंघरू आते थे, किसी को 50 में से 75 करना है, किसी को 100 का करना है, कुछ नए बनाने हैं। तो गुरुजी का एक नियम था कि वो रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक टीवी देखते थे और टीवी के सामने न्यूज वगैरह चलता रहता था और उनका घुंघरू बांधना चलता रहता था। तो उस वक्त मुझे बुलाते थे कि रात को आ जाओ, हम साथ में बैठ के घुंघरू बांधेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो वहां से मुझे घुंघरू किस तरह से बांधते हैं, किस तरह की इसकी रस्सी होनी चाहिए, वो भी सिखाया कि ऐसी रस्सी चाहिए तभी घुंघरू अच्छे से टिक पाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर मुझे साथ ले गए कि वो जहां से घुंघरू परचेस करते थे वहां मेरा पहचान करवा दिया कि अब से ये लड़का आपके पास आएगा घुंघरू लेने, जो मेरे ही घुंघरू है। तो इतना मतलब प्यार से सिखाते गए। फिर तो पूरा घुंघरू का डिपार्टमेंट है वो ही मुझे सौंप दिया कि अब तू संभाल, अब मुझसे ये काम नहीं होता है, अब तू संभाल। तो घुंघरू का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें एक मैं सोच रहा हूं कि गुरुजी सोच रहे थे कि उसको एक साइड इनकम शुरू हो जाएगी इधर को साथ में। क्योंकि उस वक्त क्या था कि थोड़ा सा सैलरी के बाबत में भी उस तरह से था। तो गुरुजी ने बोला कि तेरा एक ये काम शुरू रहे और तू ये काम संभाल। और क्योंकि फिर आप तो उनके कहने पे, क्योंकि आप बिना कुछ सोचे उनके कहने पे सिर्फ आप आ गए थे। वो तो गुरु कृपा है कि मैं वापस आया और सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है आज भी।
फिर इस तरह से मुझे एक एक चीज सिखाते गए कि किस तरह से करना है। कभी सिखाने के वक्त दोपहर में ऐसे ही गुरुजी खड़े कर देते हैं कि चल जिगर ये सिखा। मुझे पहले किया हुआ है, इतना प्रैक्टिस नहीं है। फिर सिखाने के लिए खड़ा कर देते हैं गुरुजी। तो एक थोड़ा सा आपको भी हिचकिचाहट होता है कि मैं कैसे सिखाऊं। हाँ खुद को फिर पहले सामने देख के हंसने से इसीलिए कहता हूँ रियाज किया करो। और नीचे प्रीति भाई ने बहुत ही सही लिखा है कि जो रियल ट्रूली गुरु शिष्य परंपरा जो होती है ना उसी तरह से आपको सिखाया गया है पूरा ट्रेनिंग। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है मुरली भाई। तो इस तरह से मेरा ट्रेनिंग धीरे धीरे हर एक चीज में शुरू हुआ। फिर एक विशारद का प्रोग्राम था जिसमें 2 लड़कियां आई थी सिर्फ, और एक इतने बड़े पैमाने पे नहीं था, छोटा सा प्रोग्राम किया था। तो उसका भी पूरा जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया कि तू इनको ताल भी करवा। भाव अंक तो इतना मेरा आज भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिखा सकता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों की तरह तो नहीं है मेरा, बड़ी दीदियों की और मेरे भाइयों की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत सिखा लेता हूँ। तो उस प्रोग्राम का सारा जी बहुत अच्छा है वो आपकी अरे मतलब ग्रेट से कि आप ऐसे जी, बोलते हैं। तो उस प्रोग्राम का सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी कि अब तू करवा ये सब। अ, उस प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले पढ़न किया दोनों लड़कियों का। वहां से मेरी पढ़न के बारे में भी शुरुआत हुई धीरे धीरे। और गुरुजी क्लास में भी बोलते थे कि अब तू पढ़न करना भी धीरे धीरे सीख ले। तो ये यहाँ से एक पढ़न करने की भी जर्नी शुरू हो गई मेरी। फिर तो गुरुजी के साथ हमारा एक रोज का नित्य क्रम हो गया था कि सुबह 7:30 बजे मैं गुरुजी को घर पे लेने जाऊं। फिर हम 9:30 तक क्लास में रहते थे। फिर आधा घंटा पौना घंटा हम क्लास पे ही बैठते थे, और मुझे जो भी कुछ सिखाना हो, जो भी बात करनी है, वो वहां पे वो मुझे बात करके हम सब्जी लेने जाते थे। सब्जी लेकर घर पे जाते थे, और घर पे जाते ही झवेर बेन कुछ ना कुछ बना के रखते थे कि जिगर आज ये बनाया है, चख के जा। जिगर आज ये किया है तो देख ले। तो गुरुजी के घर पे मैंने बहुत सारी रेसिपियां टेस्ट की है, खाई भी है। और जो हमारी तल की चिक्की बनती है ना, वो मुझे गुरुजी ने सिखाई है कि किस तरह से बनती है। अरे वाह वो और जवेरबा दोनों साथ में चिक्की बनाते थे, और मुझे खास बुलाया था कि तू आजा, तुझे सिखा देते हैं। अरे तो और गुरुजी के हाथ की चिक्की या झवेरबेन के हाथ की चिक्की आप खाओ तो आप अपने लिप से उसको तोड़ सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है और स्वादिष्ट तो इतनी कि पूछो मत। फिर हमारा जो मोहन थाल है वो गुरुजी बहुत अच्छा बनाते थे। हाँ अरे वाह वो भी उन्होंने मुझे सिखाया था, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। लेकिन चिक्की आज भी याद है, आज भी मेरे घर पे चिक्की मैं ही बनाता हूँ। अरे वाह तो चाहे जब वो भी मैं आऊंगी आपके घर पे आपके हाथ की चिक्की जरूर खाऊंगी। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। फिर 2006 में वाइब्रेंट गुजरात राजकोट में था। जी आप भी थे, मैं भी आप और दर्शना भी थे। जी जी मैं उस वक्त अहमदाबाद था, लेकिन अहमदाबाद से मुझे 10 दिन के लिए गुरुजी ने बुलाया था, और वाइब्रेंट में 3-4 अलग अलग कृति में मुझे बोला था परफॉर्म करने के लिए। तो और वहां से मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा है कि छुट्टी नहीं दे रहे। तो उन्होंने वहां के कलेक्टर से ऑर्डर निकलवा के भेजा मुझे, और स्कूल में मैंने जब वो दिया उसके बाद मुझे छुट्टी मिली और मैं वहां पे आया था। हमने उस वक्त भी बहुत मजा किया था वहां पे, पूरा दिन प्रैक्टिस और रात को भी प्रैक्टिस। और
इधर से इधर घूमे थे हम राजकोट में। बहुत मजा किया था जब हमारे बहुत मजा किया था। स्टेज पे जी। बहुत मजा किए थे हमने। तो गुरु जी का एक ये रहता है कि जो भी है उसको आगे कैसे लिया जाए। मुझे पहली बार जब मैं दोबारा गया था 91 में, अरे 2000 में, तो उन्होंने एक बात बहुत सही बताई थी कि अगर आप एक हो तो आपके पीछे शून्य लगा के आपको 10, 100, 1000 वो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप शून्य हो तो आपके आगे एक मुकना लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप एक हो तो आपके पीछे शून्य लगा के मैं आपको आगे ले जाऊंगा। और मेरी विशारद की प्रैक्टिस जब थी, इतने साल से छूट गया था, पूरे 10 साल के बाद में 9 साल के बाद वापस आया था, तो मुझे लास्ट में रोकते थे कि तू रुक। प्रेमचंद भाई भी रुकते थे, प्रेमचंद भाई ने भी बहुत हेल्प किया है मेरे विशारद में। प्रेमचंद भाई भी रुकते थे और मुझे प्रैक्टिस करवाते थे पूरे ताल की। मेरा जो परफॉर्मेंस का ताल था वो पूरा मुझे करवाते थे। और एक बट नेचुरल था कि मेरी एक ऐसी उम्र थी कि मैं थोड़ा सा लड़कियों से शर्माता था उस वक्त, तो उन लोगों के सामने में ठीक से कर नहीं पाता था। तो गुरुजी को पता थी वो बात, तो वो खास मुझे रोकते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। और जहां कहीं भी कहीं भी गलती होती थी तो गुरुजी खुद खड़े होके उसको सही करते थे कि जिगर ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मेरे लिए उस वक्त खास गुरुजी ने, जो पहले नीताबेन ने भी किया है, शिव तांडव जटा कटा वाला, जटा टवी गलत जला, वो गुरुजी ने खास तैयार करवाया था मुझे। और स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया था वो उस वक्त अपने टूटे हाथ के साथ। फिर धीरे धीरे गुरुजी एक एक करके मुझे सब काम देते गए कि ये करना है, वो करना है। और हम लोगों का एक समझ लो कि रिश्ता जो था वो गुरु शिष्य के आगे चला गया था। गुरुजी को अगर अपने मंडल से कोई भी फोन आए तो उसके तुरंत बाद वो मुझे कॉल कर देते थे कि जिगर आज मंडल से ये फोन आया है और ये बात हुई है, मैं शाम को तुझे बताऊंगा, लेकिन तुझे भूल न जाऊं बताने के लिए, इसलिए तुझे बोल रहा हूं कि शाम को तू मुझे याद करवा देना। राइट राइट। और जिनको नहीं पता होता हेलो। वो शायद ये जब भी आप दोनों को साथ में देखते कोई तो ये क्वेश्चन जरूर हो जाता कि ये आपका पता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत बार हुआ है। ऐसा था कि बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो ही गए होंगे क्योंकि आपको जी। मतलब जैसे एक पिता को अपने बेटे की जो चिंता होती है वैसे हमने गुरुजी में पाया है कि वो बहुत अच्छे से सिर्फ आप मैंने सब में ऐसे मतलब सभी को अपनी बेटे और बेटे मान की बहुत चिंता करते थे। बट जैसे नीचे इसका बहुत सारे कमेंट आती है कि बहुत लकी है जिगर भाई कि आपको ये सब मौके मिले हैं। तो सही में बहुत अच्छी बात है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार, गुरु माँ का प्यार बहुत मिला है मुझे। और आपने बताया ना, उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। मेरे यहाँ जब लड़का हुआ तो मैंने गुरु जी को फोन करके बताया कि गुरु जी मेरे यहाँ बेटा हुआ है। उस वक्त शायद पारुलबेन उसके घर पे थे। तो पारुलबेन ने बताया कि वो इतने खुश हुए कि जैसे उनके यहाँ पोता हुआ है, इतने खुश हुए थे कि ये जो मतलब कहीं नहीं जाती ये फीलिंग अंदर से ही उभर के आती है। जी जी। फिर आपने जो पूछा कि लोग पूछते थे कि ये क्या आपके बेटे हैं, तो गुरुजी बताते थे हाँ बेटे जैसा ही है, लेकिन मेरा स्टूडेंट है जो मेरे साथ रहता है और मेरा थोड़ा ख्याल रखता है। ऐसा कई बार हुआ है, हमारे मंडल की मीटिंग में भी ऐसा हुआ है, कई फंक्शन में भी ऐसा हुआ है कि हम गए हैं और गुरुजी ने बोला हो कि हाँ ये ऐसा है। फिर हमारे गुरुजी के गुरु जगदीश सुंदरलाल गांगाणी जी के बेटे जगदीश गांगाणी, उनका बेटा दुर्गेश का मंच प्रवेश था। तो गुरुजी को खास
आमंत्रित किया था उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट कि अब सुंदरलाल जी के स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स में से आप एक ऐसे हो कि जो गुरु जी की जो सिखाई हुई चीजें हैं उनको आप जानते हो। तो हम लोग यहाँ से गए थे, रात को प्रोग्राम था, वहां पे भी उन लोगों ने गुरु जी का इतना सम्मान किया कि जैसे उनके घर के बड़े भाई आए हो। इस तरह से गुरु जी का सम्मान उन लोगों ने किया और बहुत सारा प्यार दिया गुरु जी को। उस वक्त भी मैं साथ में था तो मैंने देखा कि ये गुरु शिष्य का रिलेशन किस तरह से होना चाहिए। और सुंदरलाल जी भी गुरु जी को बहुत मानते थे। गुरु जी की जब नर्तन दर्शन पार्ट 2 का इनोग्रेशन था तो वो आए थे, खास उसको उनको जगदीश भाई उनको लेके आए थे भावनगर में। तो उनको हमने होटल में ठहराने की सोची थी और होटल में रूम बुक किया था, तो हम उसको वहां ले गए। तो वहां वो अंदर ही नहीं आ रहे थे कि नहीं, ये चिदम्बरम नहीं है, ये 93 विद्यानगर नहीं है, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। फिर उनके बेटे ने उनको समझाया कि भाई आज वो लोग अपने काम में है तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे व्यवस्था की है, तो आप यहाँ पे चलिए। रूम में तो आए, 10 मिनट बैठे, फिर बोले मुझे चिदम्बरम जाना है, मुझे चिदम्बरम जाना है, बस एक ही रथ। फिर गुरुजी ने बोला कि अब नहीं मानेंगे, आप उनको घर पे लेके आइए। घर पे जाके उन्होंने जो बातचीत का दौर शुरू किया है, अपनी पुरानी यादें जो शेयर की है गुरुजी के साथ, पूछो मत। 1-1.5 घंटा तो कहाँ निकल गया पता नहीं चला। फिर तो तैयार होके प्रोग्राम में जाना था तो गुरुजी ने बताया कि गुरुजी अब चलिए, हमें प्रोग्राम में जाना है। तब जाके वो माने कि नहीं चलो अब चलते हैं प्रोग्राम में। लेकिन गुरुजी के साथ इनका भी इतना ज्यादा इंटीमेसी था कि पूछो मत। फिर एक गुरुजी का जब महामहोपाध्याय था 2005 में, हाँ जनवरी में था, वो जनवरी में था, बेलगांव। तो हम लोग सब साथ में गए थे, मैं, निपाबेन, प्रेमचंद भाई, मणिबेन, झवेरबा, सब लोग यहाँ से साथ में गए थे बेलगांव। और वो भी बॉम्बे में ट्रेन चेंज करके। सोचो कि उस वक्त भी गुरुजी का एज कोई छोटा तो नहीं था कि वो इस तरह से इस ट्रेन में या उस ट्रेन में चेंज करके जाए और जर्नी करे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनको, और वहां का फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा। और जो साथ में थे उन लोगों ने वहां शॉपिंग की है, पूछो मत। इतनी सारी साड़ियां लेके आए थे, क्योंकि बेलगांव की साड़ियां बहुत फेमस है, तो वहां से इतनी साड़ियां लेके आए थे कि पूछो मत। मुझे भी बोला कि तू भी ले ले 1-2 साड़ी। मैंने बोला ठीक है गुरुजी ले लेते हैं, इसमें क्या है, आए हैं यहाँ तक तो। और वहां भी हमने बहुत एंजॉय किया गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी के साथ अस्मिता पर्व में जाने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 2016 में शायद गुरुजी का अस्मिता पर्व में संवाद था मुरारी बापू के वहां। तो उस वक्त भी मैं साथ में गया था। गुरुजी ने बोला था कि तू आ मेरे साथ, और हम जाते हैं वहां पे। और जब गुरुजी का संवाद चल रहा था तब हरीश भाई ने मुझे स्टेज पे आमंत्रित किया और बोला कि आप 1-2 पढ़ने का पठन कर दो। तो उस मंच पे भी जाने का मुझे अवसर गुरुजी के कारण ही प्राप्त हुआ। ये सिर्फ गुरु कृपा है और कुछ नहीं है। और एकदम अचानक से ही हरीश भाई उठे और उन्होंने बोला कि मैं उनके स्टूडेंट जिगर को बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आके 1-2 पढ़ने का पठन करे। तो मैंने और गुरुजी ने साथ में 1-2 पढ़न का पठन किया, और फिर लोगों को बहुत पसंद आया, बापू को भी बहुत पसंद आया था। और एक परंपरा रहती है कि
जिनका आज संवाद हुआ है उनका दूसरे दिन सुबह पूज्य बापू खुद सम्मान करते हैं। तो गुरुजी का और हाँ उस वक्त झवेरबा भी को भी बुलाया और झवेरबा ने पालना झूले गाया और गुरुजी ने स्टेज पे बैठ के परफॉर्म किया। वो तो देखने लायक था कि झवेरबा गा रहे हैं और गुरुजी परफॉर्म कर रहे हैं। ये सौभाग्य भी लाइव देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दूसरे दिन गुरुजी का झवेरबा का दोनों का सम्मान हुआ और बापू ने हरीश भाई को याद करवाया कि कल जिगर को भी बुलाया था तो जिगर को भी बुलाओ। तो मुझे बुला के भी मेरा बापू के हाथ से सम्मान हुआ, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण और कुछ नहीं। और उस वक्त हरीश भाई ने एक शब्द का प्रयोग किया मेरे लिए और सबके सामने बोला, ये कुछ फिक्स नहीं था, कुछ नहीं था, और बोला कि जिगर जो है वो धर्मशी भाई का मानस पुत्र है और उनकी सारी जिम्मेदारी और उसके सारे काम अभी वो संभाल रहा है। उसका कारण ये भी है कि थोड़े दिन पहले हरीश भाई आए थे क्लास में और उन्होंने क्लास में काम होते हुए देखा था और वो सब था। तो उन्होंने ये सब सबके सामने बताया और मैं गुरुजी के सामने देख रहा था। गुरुजी बोले ठीक है बराबर है जो भी है। तो एक जिगर भाई सही में ये शब्द मतलब आपके लिए जो यूज हुआ है, ये शब्द आपको मिला है, सही में ये सौभाग्य की बात है कि आपको जी बिल्कुल और ऐसे बोलता है कि गुरु जी के मानस पुत्र है आप। और जी जी जब किसी ने बोल भी दिया बट उसको सार्थक करना भी हमारे ऊपर होता है कि चलो बस वो गुरुजी के आशीर्वाद बने रहे तो उनका काम जिस तरह से चल रहा है उस तरह से मैं आगे ले जाऊं। आप बहुत अच्छे से सार्थक कर रहे हैं जिगर भाई। अरे थैंक यू सो मच। और 2008 में गुरुजी ने सोचा कि गुरुजी के पास बहुत सारे पोस्टर्स है अलग अलग नृत्य शैलियों के, अलग अलग लोक नृत्य शैलियों के भी है, तो उनका एक एग्जीबिशन करते हैं हम। तो हमने सोचा कि गुरुजी करते तो है लेकिन किस तरह से और कहाँ करेंगे। गुरुजी ने बोला कि हमारे क्लास में ही करेंगे, उसमें क्या है। लेकिन क्लास में तो सिर्फ 2 ही वॉल हमें मिलेगी, तो किस तरह से करेंगे। फिर हमने जो मंडप कॉन्ट्रैक्टर है उनको बोला कि भाई हमें इस तरह से करना है, तो उन्होंने हमें बीच में 4 पार्टीशन और लगा दिए। उनके ऊपर हमने सारे पोस्टर जो है वो चिपकाए और लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि गुरुजी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया उस वक्त और गुरुजी को एडमिट करना पड़ा हमें। और प्रोग्राम भी था हमारा, वार्षिकोत्सव भी था और गुरुजी को एडमिट करना पड़ा। तो गुरुजी का ऑपरेशन हुआ, 3-4 दिन वो अस्पताल में रहे। फिर तो उसका तो पता है कि ऑपरेशन हो गया और रात को ही वो अपने आप उठ के वॉशरूम चले गए। मैं पास में ही था, मैं बैठा था, वो खड़े हुए, बोले नहीं जरूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो वो अकेले ही गए और वापस आए। वो उनका विल पावर था जो आज हमें सीखना है कि वो हमेशा बोलते थे कि डिपेंडेंट मत रहो, अपना खुद का करो। और एक बात तो आज भी मुझे गुरुजी की याद है कि वो एक कहावत बोलते थे, वाको छे पण माको छे, એટલે જે છે ઈ મારું છે, जो भी है वो मेरा है। और आपको पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। वो बात भी करते थे तो एक बात बोलते थे कि मैं अपने साथ में एक थैला और अपनी 2 बड़ी बड़ी जेब साथ में लेके घूमता है, जो खाली होती है जेब भी मेरी, कि मैं जो बात करता हूँ वो आपको पसंद ना आए तो मैं वापस अपनी जेब में डाल दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा जो है वो आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज मेरी जेब में वापस।
फिर 2011 में गुरुजी फिर से बीमार पड़े। उनका HB लेवल हो गया था 4 या 5 और वो अपने घर में गिर पड़े। मुझे जगरबेन का फोन आया कि जिगर तू कहाँ है। उस वक्त मोबाइल आ गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले गुरुजी गिर पड़े हैं तो जल्दी से आ जा। मैं घर पे गया, गुरुजी को उठा के बेड पे सुलाया, फिर डॉक्टर को बुलाया, सब टेस्ट करवाए। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके जो है ब्लड लगाना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा उनको। तो वो भी सब 3-4 दिन या 5 दिन गुरुजी हॉस्पिटल में रहे थे। और उस वक्त भी हमारा फिक्स था कि सुबह से दोपहर तक मैं रहता था, फिर निपा बहन भी आते थे और चिंतन भाई वो मुझे खाने के लिए रिलीव करने आते थे। और रात को गुरुजी के पास मैं ही रुकता था। गुरुजी बोलते थे कि तू ही रुक रात को, अगर कुछ काम है तो मैं तुझे बता सकूं, इसलिए। और जवेरबेन भी आते थे सुबह में एक बार, शाम को भी आते थे जवेरबेन, लेकिन उनको रात में रुकने से गुरुजी मना करते थे कि उनको घर पे रहने दो और तुम यहाँ रहो। तो गुरुजी के साथ इस तरह से मेरा जो है वो रिश्ता बनता गया। और एक मानो कि उनको कहीं भी जाना होता था। उनका अहमदाबाद में दिव्य भास्कर की ओर से अवार्ड था, तो उनको फोन आया कि आपका अवार्ड है और इस तारीख को जाना है। तो गुरुजी का फोन आया कि जिगर इस तरह से जाना है हमें, तो क्या करेंगे। मैंने बोला गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर वो गाड़ी सब बुक करना, वो जाना आना, वो सब भी, हमारा एक गाड़ी वाला भी फिक्स था कि उसी की गाड़ी में हम जाते थे। तो उनको मैं फोन कर देता था कि भाई इस डेट को जाना है और इस तरह से आना है, ये करना है, वो करना है। फिर हम वहां भी गए, लेकिन रिटर्न में हम नाइट जर्नी थी। तो मैंने बोला गुरुजी नाइट जर्नी में आपको कंफर्टेबल रहेगा। बोले इसमें क्या है। और वो आगे की सीट पे ही बैठते थे। गुरुजी हमेशा आगे की सीट पे ही हम उसको बिठाते थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि गुरुजी को नींद सब कम से कम आती है। उनको जनरली भी वो रात को 11 बजे सोए तो सुबह 3 बजे या 4 बजे जाग जाते थे। फिर अपने घर के वरांडे में कुर्सी में बैठ के कुछ नया सोचते रहते थे कि इस बार प्रोग्राम में क्या करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो नया उसके दिमाग में क्रिएशन चलता ही रहता था गुरुजी का। आप जब भी जाओ, आप उनको बोलो कि मैं 5 बजे आपको लेने आने वाला हूं या लेने आने वाली हूं, तो वो 4:45 को रेडी होकर बैठते थे। एक चीज उन्होंने खास सिखाई है कि जिगर कोई भी काम हो बिफोर टाइम करना। जैसे कि हमारे परीक्षा का जो भी साहित्य है वो आता है, तो उसको सॉर्ट आउट करना, वो जो भी करना है वो परीक्षा के 1 या 2 हफ्ते पहले आपको सब कुछ रेडी रखना है। प्रैक्टिकल एग्जाम की जो मार्कशीट आती है उसमें हम नंबर भी लिख के तैयार रखते हैं कि ये नंबर के आपको इस नंबर की एग्जाम लेनी है, तो परीक्षक को इतना थोड़ा सा काम कम हो जाए और थोड़ा काम इजी हो जाए उनका। तो गुरुजी ने एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई है कि जो भी काम करो वो बिफोर टाइम आप कंप्लीट करके बैठो, तो आपको उस वक्त काम के लिए दौड़ा दौड़ी ना हो और आपको कुछ छूटे नहीं आपका काम। एक एक चीज याद करके रख देते थे। स्टेपलर की पिन भी वो 2 दिन पहले मंगा लेते थे कि जिगर वो कम नहीं पड़नी चाहिए। और एक्स्ट्रा जो हमारी आंसर शीट होती है वो भी एक पैकेट कागज का मंगवा के रखते थे कि कोई बच्चे को उस वक्त हमें लेने ना दौड़ना पड़े, क्योंकि हमेशा एग्जाम, हमारी रिटर्न एग्जाम जो है वो संडे को ही रहती है और संडे को तो बाजार बंद रहता है। तो वो सब आगे से प्लान करके रखना है। वो प्रोग्राम भी करते थे तो उनका एक प्लानिंग रहता था कि इतने सारे जो सॉन्ग्स है वो करेंगे, इतना कथक का करेंगे, इतना ये करेंगे। तो वो सब उसके दिमाग में पहले से सेट होता था कि किस तरह से करना है। और वो सबसे पहले
शिल्पा बेन के साथ बैठ के गाने फिक्स करते थे, कौन कौन से गाने करने हैं। फिर उस गाने को बीच में से किस तरह से जोड़ना है, करना है, वो सब, इसमें बीच बीच का म्यूजिक कैसा रहेगा, उसकी लय कैसी रहेगी, उसका सुर कौन सा रहेगा, वो भी गुरुजी बताते थे कि आप एक सुर कम पे गाओ या एक सुर ऊपर से गाओ। वो गुरुजी बोलते थे कि इस तरह से गाओ तो ये लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। एक उसके पास विजन था प्रोग्राम का कि प्रोग्राम किस तरह से होना चाहिए, अपना क्लासिकल भी आ जाए और लोगों को मजा भी आना चाहिए, बोर नहीं होने चाहिए। दीदी ने यूज किया है परफेक्शनिस्ट, या बोल सकते हैं हम, बिल्कुल। और उनको उनके साथ में काम करने वाले भी ऐसे ही मिले, जैसे कि हमारे ट्रस्टी मंडल में देसाई साहब, वो भी एकदम परफेक्ट काम करते हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम होता है उनका। उनका भी बीच का जो अनाउंसमेंट होता है प्रोग्राम के बीच का, वो कितने सालों से देसाई साहब भी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उनका एक तैयारी रहता है कि इतने मिनट ये बोलेंगे, इतने मिनट ये बोलेंगे, फिर गुलदस्ते जो है वो ट्रे में यहाँ पे तैयार होने चाहिए, वहां पे 3-4 लड़कियां तैयार होनी चाहिए जो गुलदस्ते लेके आए, जैसे ही नाम अनाउंस हो आप तुरंत पहुंचना चाहिए, 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, उतना परफेक्ट काम होता था। और प्रोग्राम के बारे में तो आप लोगों को सबने बताया है कि 9 बजे का टाइम है तो 9 के ऊपर 1 मिनट नहीं जाती थी और प्रोग्राम शुरू हो जाता था, चाहे चीफ गेस्ट आए हो या ना आए हो, प्रोग्राम शुरू हो जाता था। और प्रोग्राम से पहले जो कर्टन के अंदर नटराज के पास हम वंदना करते थे, आंगिकम भुवनम, उस वक्त मैंने तो कई बार नोटिस किया है कि गुरुजी का चेहरा अलग होता था, बिल्कुल अलग। आपको एक अलग ही फीलिंग उस वक्त आएगी, जैसे कि कोई देवी शक्ति है वो उसके अंदर आ रही है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मैंने तो कई बार नोटिस किया है और आज भी मैं गुरुजी को क्लास में फील कर रहा हूं। आज भी मैंने 2018 में गुरुजी के बाद विशारद का पहला कला क्षेत्र का बैच जो आया, उस वक्त मैं उन लोगों को सिखा रहा था, तो मैं सोचता था कि ये सब आइडियाज मुझे आ कहां से रहे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, लेकिन वो सब उनकी कृपा है कि ऐसे करो, ऐसे करो। और उस वक्त बच्चों ने बोला भी मुझे कि सर इस बार गणेश स्तुति तो हमने बहुत की है, सरस्वती वंदना भी बहुत हुई है, माँ दुर्गा का भी बहुत हुआ है, लेकिन हमें शिव जी के ऊपर कुछ करना है। मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ा सा देखा और रुद्राष्टकम दिमाग में आया। रुद्राष्टकम मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा उसका टोन वगैरह, तो मैंने शिल्पा बेन को बताया कि शिल्पा बेन इस पे इस बार हमें करना है। तो शिल्पा बेन ने बोला चलो हो सकता है, इसमें क्या है। फिर उसके बीच में बैठ के हमने तैयार किया और बच्चों के साथ भी तैयार किया, अच्छे से हुआ, बच्चों ने भी अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से, और उन लोगों को भी मजा आया कि चलो कुछ नया इस साल हुआ। फिर तो अपने थोड़े टुकड़े तो रहते ही है, पद रहते हैं, तराना भी है। तराना भी गुरुजी का और शिल्पा बेन का स्पेशल कंपोज किया हुआ तराना मैंने लिया, पटदीप तराना, जो गुरुजी का बहुत फेवरेट तराना है आज भी। वो तराना हमने स्टेज पे परफॉर्म किया और अच्छे से हुआ। और गुरुजी का एक फेवरेट दूसरा आइटम बसंत है, जो बहुत साल पहले हुआ था, वो भी फिर से मैं स्टेज पे लाया कि ये भी है। उसको हमने पूरा ओरिजिनल म्यूजिक पे किया था, जो गुरुजी ने आशीष भाई के पास रिकॉर्डिंग करवाई है उसी म्यूजिक पे किया, लेकिन उसको भी मैंने फिर से बोला कि चलो ये बहुत साल से नहीं हुआ है तो इसको हम स्टेज पे ले जाते हैं। तो लोगों को बहुत पसंद आया। और हमारे ट्रस्टी जो थे
वो भी बहुत खुश हुए। उसमें से एक ट्रस्टी का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन स्टेज पे आके मुझे बोल के गए कि जिगर भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने सोचा था कि गुरुजी के बाद किस तरह से हैंडल होगा प्रोग्राम पूरा, लेकिन आपने बखूबी उसको निभाया है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ, हमें बहुत मजा आया। मैंने बोला बस यही गुरुजी के आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। और गुरुजी मुझे कब फील हुए, सबसे पहले क्लास में मैं लहरे के साथ पठन करके नहीं कर सकता था। लहरे के साथ सिर्फ 3 ताल में आता था थोड़ा बहुत, लेकिन एक ताल, झपताल, 15 मात्रा, 13 मात्रा, 17 मात्रा, उसमें मैं नहीं कर पाता था। तो ऐसे ही बैठ गया मैं कि चलो आज करते हैं। अच्छे से हो गया। फिर मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने देखा, बस 2 मिनट देखता ही रह गया कि केवल आपकी कृपा है और कुछ नहीं है गुरुजी। तो एक क्या बोलो कि गुरुजी के साथ का जो नाता है मेरा, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। उनके जो मेरे पे एहसान है वो भी मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। और हाँ, विशारद के बाद तुरंत मेरा यूथ फेस्टिवल में गुरुजी ने बोला कि यूथ फेस्टिवल में तू पार्टिसिपेट कर। तो मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। भावनगर में तो फर्स्ट था। जोन पे भी मैं सेकंड आया। तो मुझे स्टेट लेवल में जाने का मौका मिला। तो स्टेट लेवल हमारा था बिलीमोरा, साउथ गुजरात। तो गुरुजी उस वक्त भी साथ आए थे मेरे, हम लोग साथ में गए थे। और नेहा तब सूरत में थी, तो मेरे पढ़न के लिए नेहा को वहां से बुलाया कि जिगर के साथ में पढ़न करना है, तो नेहा तू आ जा। तो नेहा ने मेरे यूथ फेस्टिवल में स्टेट लेवल में पढ़न किया है और मुझे सपोर्ट किया है। स्टेट लेवल में मैं सेकंड नंबर पे रहा, फर्स्ट नंबर नहीं आया मेरा, लेकिन सेकंड नंबर पे रहा मैं। तो ऐसी ऐसी यादें हैं गुरुजी के साथ की पूछो मत, इतनी सारी है। और जो कमेंट्स आ रही है वो बहुत सही आ रही है कि जिगर भाई के साथ एक एपिसोड इनफ नहीं है। और हम सब जानते भी है कि आपने कितना समय गुरुजी के साथ बिताया है, और हम समझ जी। सकते हैं कि कितनी यादें होगी, कितनी ऐसी फीलिंग होगी जो आप शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे घर पे तो सबको पता ही रहता था कि जिगर घर पे नहीं है तो या कला क्षेत्र होगा या वो गुरुजी के घर पे होगा, और कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल मेरा पूरा छूट गया था। एक बात ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने मेरा जो लाइफस्टाइल था वो पूरा चेंज कर दिया। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो सुबह 10 बजे जागना, फिर तैयार होके काम पे निकलना, 2 बजे घर पे आना, फिर शाम को फिर निकल जाना, इस तरह से मतलब बिंदास थे। तो उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे आपको जीना चाहिए वो गुरुजी ने सिखाया। क्योंकि विशारद के वक्त गुरुजी ने मुझे क्लास की चाबी दे दी थी कि तू जल्दी सुबह आ जा और पहले तत्कार कर ले आधा घंटा, फिर हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो मैं 6:45 बजे क्लास पे, 6:30 पौने 7 बजे क्लास पे पहुंच जाता था। आधा घंटा तत्कार करके फिर गुरुजी को मैं लेने जाता था। तो एक मेरा जो लाइफस्टाइल था कि सुबह 10 बजे उठना, उसकी जगह में सुबह 5 बजे जागने लगा। और रात को देर रात को 1-1:30 बजे 2 बजे सोना, क्योंकि टीवी पे पिक्चर देखते रहते थे, ऐसा टाइम पास करते रहते थे। और वो मेरा हो गया 11 बजे सोना, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाओ। और दोपहर को भी 3:30 बजे क्लास होते हैं तो 3 बजे घर से निकलना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास का ताला खोल के फिर मैं गुरुजी को लेने जाता था और गुरुजी को लेके आता था। और तो मान लो कि गुरुजी के घर से 1 बजे निकले, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और 3 बजे घर से निकल गए। ये मेरा रूटीन लाइफ हो गया था। और आज भी मेरा एक रूटीन
फिक्स है कि सुबह क्लास खत्म किया, मेरा स्कूटर ऑटोमेटिक विद्यानगर चला जाता है, गुरु माँ के पास। मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट बैठ के फिर निकल जाता हूँ कि आप कैसे हो, क्या है, कुछ काम है तो बताइए, कुछ लाना है तो बताइए। कभी कभी उनको बातें करनी होती है, कुछ काम होता है तो 1 घंटा भी हो जाता है, लेकिन मेरा शेड्यूल फिक्स है कि सुबह क्लास खत्म होते ही पहले गुरुजी के घर पे, फिर अपने दूसरे काम पे। वाह, इसी बात पे मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी जिगर भाई। जी कि हम समझ सकते हैं कि जो दो लोग एज ए कपल साथ में पूरी जी लाइफ बिताते हैं और उसमें से कोई एक का भी साथ दूसरे को छूट जाता है, तो वो जी फीलिंग जब हम सब समझ नहीं पाएंगे, हम सिर्फ सोच सकते हैं वो फीलिंग को जिससे जी हमारे साथ जी आत्मा भी गुजर रहे हैं, जो फीलिंग वो पूरा अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। तो हम सब बहुत। मतलब हम तो इतने दूर है कि हम सब सिर्फ उनसे फोन में बात करके या ऐसे हालचाल पूछ के उनके बारे में जान सकते, बट ओनली बिकॉज ऑफ यू हम सब इतने निश्चिंत है कि हम भले यहाँ बैठे बैठे सिर्फ चिंता कर रहे हैं, बट हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जिगर भाई जो हमारे गुरु माँ का एकदम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और हमें इतना टेंशन नहीं होता कि पता नहीं गुरु माँ क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। नहीं, अकेलापन वो है, मेरा बट उनको कोई भी जरूरत है आप पहुंच जाते, वो हमने सुना भी है और हमें पता भी है कि आप कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं, उसको इसमें अपना आप समझते हो, मैं भी समझती शुक्रिया। हूँ। शुक, जी, आप अपने आप को शुक, उसके लिए मतलब समझ सकते हैं कि आप अपने आप को उसके लिए उसका फर्ज मानते हैं, बट हम अपना फर्ज जो हम इतने दूर से नहीं निभा सकते, वो आपके थ्रू वो जा रहा है, तो उसके लिए हम बहुत खुश नसीब है कि आप जैसे हमारे गुरु भाई है जो जी मतलब गुरु माँ के पास है अभी। जी कि मेरा फर्ज तो है, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, जी कला क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो उन दोनों की वजह से ही हूँ मैं। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, तैयार किया, वो सब किया, तब जाके मैं कुछ लायक बन सका कि कला क्षेत्र का काम मैं संभाल सकूं। जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे वापस बुला लिया, ऐसा ही एक दूसरा हुआ था 2015 में। हमारी एक स्टूडेंट बहरीन में थी, शादी होके वहां सेटल हुई थी, तो वो वहां पे क्लास ले रही थी। वहां एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, IIPA करके। फिर उनको वहां से बहरीन छोड़ना था, तो उन्होंने बोला कि आप कोई दूसरे कथक के टीचर हमें सजेस्ट करें जो यहाँ आके रहे और सिखाए। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिगर भाई आप जाओगे? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। मैंने गुरुजी से नहीं पूछा था कि क्या करूं मैं। फिर मेरा बायोडेटा जो है वो मैंने भेज दिया उसको, तो वहां से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया 2 साल का कि आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप आ जाइए और आपको यहाँ पे हम इतनी सुविधाएं देंगे। मैंने गुरुजी को बड़े डरते हुए बताया कि गुरुजी एक ऐसा है और वो आया है, तो क्या करे। नहीं जाना है कहीं भी, तुझे यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है, बस तू यहाँ पे काम कर। उस वाक्य से मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वहां नहीं भेजा और मैं गुरुजी के पास ही रहा। एक दो शब्द के प्रयोग किए थे, वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बोलने लायक नहीं है। तो मैं नहीं गया और गुरुजी के पास ही रहा। जैसे गुरुजी के जीवन को बनाने में उनके गुरु मूलशंकर भट्ट जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरुजी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां थी, भरतनाट्यम के उनके गुरु भाई के साथ में परफॉर्मेंस पे जाने की और बाहर विदेशों में प्रोग्राम करने की, लेकिन उनके गुरु ने उनको बताया कि तुझे जिस मिट्टी से लिया है वही तुझे वापस करना है।
तब से गुरुजी ने कला क्षेत्र में ही अपना पूरा जीवन पसार किया है। मानो कि ये उसकी तपोभूमि है, वहां पे बैठ के उन्होंने तप किया है। और कला क्षेत्र जो है वो गुरुजी का सबसे पहला संतान है। वाह, एकदम सही बात बोली आपने। क्योंकि गुरुजी को कला क्षेत्र के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। बस कला क्षेत्र और घर, कला क्षेत्र और घर। हाँ, प्रोग्राम वगैरह में जाते थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह कला क्षेत्र में तो वो मिलते ही थे। रात को चाहे 2 बजे प्रोग्राम से आए हो या लेट नाइट कभी भी आए हो, लेकिन सुबह में वो कला क्षेत्र में मिलते थे आपको कि 7:30 बजे वो पहुंच गए हैं। तो कला क्षेत्र शून्य में से सर्जन किया है उन्होंने। एकदम सही। वो बहुत कम लोग कर सकते हैं और उनको भी विघ्न नहीं आए ऐसा नहीं है। बहुत सारे विघ्न आए हैं, बहुत सारे। उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या विघ्न आए थे। और दक्षिणामूर्ति में गुरुजी आए, वो भी एक सुनने का वाला किस्सा है कि यहाँ दक्षिणामूर्ति के स्थापक जो नानाभाई भट्ट थे, वो स्कूल के फंड के लिए रंगून गए थे। वहां पे गुरुजी के बड़े भाई का धंधा बिजनेस था वहां पे, तो उनसे मिले। दक्षिणामूर्ति की नाम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था कि ये इतनी अच्छी स्कूल है कि वहां पे बच्चों को आप भेज सकते हैं। तो उन्होंने गुरुजी का एडमिशन दक्षिणामूर्ति ने करवाया। एक अकेला बच्चा भावनगर में आया, भावनगर में पला बड़ा, भावनगर में ही उन्होंने अपनी जो भी है पूरी लाइफ बिताई है। लेकिन उनके बड़े भाई जो थे रंगून में, वो गुरुजी बोल रहे थे कि शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त इंडिया आ रहे थे पैदल, वहां से भागकर रंगून से। तो रास्ते में उनका देहांत हो गया। तो गुरुजी को एक जो हेल्प वहां से जो फाइनेंशियली मिलती थी वो भी बंद हो गई। बिल्कुल अकेले हो गए यहाँ पे गुरुजी। तो उनको संभाला है मूलशंकर भट्ट ने, और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया। और इसलिए आज भी उनके मूलशंकर भट्ट जी के जो बेटे हैं विक्रम भाई, वो तो आज भी बोलते हैं कि हम लोग बड़े हुए तब तक ऐसा ही मान रहे थे कि धर्मशी भाई हमारे सगे बड़े भाई हैं। और आज भी वो लोग गुरुजी को भाई ही बोलते हैं, वो धर्मशी भाई ही बोलते हैं पूरा। और आज भी उनका स्थान वहां पे एक बड़े भाई की तरह ही है। तो जिस तरह से गुरुजी ने यहाँ पे काम किया है, उन्होंने शुरुआत में तो उसके पास कॉस्ट्यूम के भी पैसे नहीं थे। तो जवेर माँ का जो साड़ी में पानेतर पहनते हैं, शादी में पानेतर पहनते हैं ना, उस पानेतर से कॉस्ट्यूम बना के उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया है। वो कॉस्ट्यूम भी गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि जिगर ये मेरा सबसे पहला कॉस्ट्यूम है, देख। उन्होंने संभाल के रखा था। अरे वाह। और 2002 में गुरुजी को जब ओमकारनाथ ठाकुर पुरस्कार मिला गुजरात गवर्नमेंट की ओर से, तब भी हम लोग सब यहाँ से स्टूडेंट साथ में गए थे और बहुत एंजॉय किया था। उस वक्त चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, तो उनके हाथ से गुरुजी को ये सम्मान मिला है। तो हमारे लिए ये गौरव की बात है कि गुरुजी को आज के जो पीएम है उनके हाथों से सम्मानित किया गया है। वहां से आए, उसके बाद भावनगर की 3-4 संस्थाओं ने सोचा कि भाई चलो, हम इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो गुरुजी को हम भी सम्मानित करें। तो गुरुजी का सम्मान के लिए नर्तन ने नमन, उस टाइटल के नाम का एक कार्यक्रम अरेंज किया गया, जिसमें गुरुजी खुद परफॉर्म करने वाले थे दशा अवतार।
उसमें गुरुजी के साथ मुझे और महेंद्र भाई को परफॉर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो प्रोग्राम था, उसके 3 दिन पहले हम लोग सलून में गए थे। वो सब बोल रहे थे कि फेशियल करवाना चाहिए, ये करवाना चाहिए, तो गुरुजी भी बोले चलो हम भी जाते हैं। लेकिन एक बात की हमें खबर नहीं थी कि गुरुजी गर्दन उठा के ऐसे बैठते हैं तो उसका पीछे का जो वेन है वो ब्लॉक हो जाता है और उसके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है। और बहुत सीधी सी बात है कि आपको अगर फेशियल वगैरह कुछ करवाना है तो आपको इस तरह से ही बैठना पड़ेगा, गर्दन ऊपर करके ही। तो 2-3 मिनट गुरुजी बैठे, उसके बाद में गुरुजी बेहोश हो गए वहीं पे। और फिर हमने उसको उठा के उसके वहां जो बेंच था उसके ऊपर सुलाया। 2-3 मिनट के लिए ही हुए थे, सिर्फ 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए। जैसे ही ब्लड का फ्लो शुरू हुआ गुरुजी अपने आप ठीक हो गए। लेकिन उस 2 मिनट के दौरान क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं था। मैंने तुरंत वहां से देसाई सर को फोन किया, एसटी दोषी साहब को फोन किया कि सर ऐसा हुआ है, आप लोग आइए जल्दी से, हम लोग यहाँ पे है। तो वो लोग भी तुरंत 5 मिनट में पहुंच गए। फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो किया और गुरुजी एकदम फिट थे। लेकिन एक डर था कि गुरुजी को दोबारा ऐसा ना हो। और 2 दिन के बाद गुरुजी परफॉर्म करने वाले थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 8 से 10 डॉक्टर गुरुजी के प्रोग्राम में उपस्थित थे और इनमें से 3-4 डॉक्टर साइड विंग में खड़े होकर गुरुजी का परफॉर्मेंस देख रहे थे। और गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से उसको परफॉर्म किया। उसका प्रैक्टिस भी हमने इतना नहीं किया था। गुरुजी तैयार होते होते वॉकमैन में वो गाना सुन रहे थे और तैयारी कर रहे थे और इंस्टेंट उन्होंने परफॉर्म किया। उस वक्त गुरुजी के साथ में मृणालिनी साराभाई का भी सम्मान किया गया था भावनगर में। तो 2 बड़े लेजेंड गुरुओं का भावनगर में सम्मान था एक साथ में। फिर 2015 में गुरुजी को ओल्डेस्ट डांस टीचर का लिम्का बुक की ओर से अवार्ड मिला। उसके बाद भावनगर की करीबन 40 से ऊपर संस्थाओं ने मिलके गुरुजी का सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा था। उसमें भी हमने कला क्षेत्र के सभी स्टूडेंट्स ने, मैंने, नीपाबेन ने, बाकी के सब स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था। और गुरुजी ने वहां पर 9 रस सिर्फ 7 मिनट में परफॉर्म किए थे। मैं रस का नाम बोलूं और गुरुजी उस रस को प्रदर्शित करते थे। ऐसे करके 9 रस उन्होंने परफॉर्म किया। और गुरुजी का एक सम्मान हुआ उनके जन्मस्थल मांडवी में। वहां भी हम लोग यहाँ से पूरी एक मिनी बस लेके गए थे परफॉर्मेंस देने के लिए। और वहां भी गुरुजी ने 9 रस ऐसे ही परफॉर्म किया था कि रस का नाम बोलो और गुरुजी उस रस में ढल जाते थे और तुरंत दूसरे रस का नाम लो और दूसरे रस में आ जाते थे। तो वो गुरुजी के पास ऐसी शक्ति थी कि वो एक से दूसरे में तुरंत आ सकते थे। और ये एमईटी ग्रुप भावनगर में चल रहा है, उसका कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहता है। तो फ्रांस से लोग इंडिया आते हैं, तो उनका एक हर साल जो भावनगर के देखने लायक जगह है उसमें से एक जगह हमारी कला क्षेत्र फिक्स थी। हर साल 10-12 लोगों का ग्रुप आता था, उसके सामने हम परफॉर्म करते थे। फिर गुरुजी बैठ के कुछ ऐसे ही रस
या भाव दिखाते थे गुरुजी बैठ के, तो वो लोग बहुत खुश होके जाते थे कि उन लोगों को अच्छा देखने को मिला, ऐसा बहुत खुश होके जाते थे। लास्ट ईयर भी आए थे गुरुजी के बाद में भी, तभी उन लोगों को मजा आया था। हमारे बच्चों ने सबने परफॉर्म किया और गुरुजी का जो नवरस का फोटो लगा है वो एक्सप्लेन किए हमने। हम गुजराती में उसके साथ में जो एक बहन आते हैं उसको बताते, वो उनको फ्रेंच में ट्रांसलेट करके बताते कि ये रस है, ये है, ये है। तो ऐसा भी होता है कि हमें कुछ ना कुछ इस तरह से मिल जाता है। और फिर 2016 में मेरा महुआ में जो क्लास चल रहा है वहां का फर्स्ट विशारद था। सिर्फ 2 लड़कियां ही थी, फर्स्ट विशारद था। और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी वहां पे फर्स्ट विशारद है और वहां के दोनों बच्चे भी हमारी तरह परफॉर्मेंस रंगमंच करना चाहते हैं। गुरुजी ने बोला इसमें क्या है, कर देंगे, हो जाएगा। फिर वो दोनों बच्ची को एक हफ्ते के लिए हमने भावनगर लाइव प्रैक्टिस के लिए बुलाया, शिल्पा बहन और कर्मवीर भाई के साथ में। तो उन लोगों का सभी जो भाव अंग था, स्तुति थी, तराना था, वो सब यहाँ पे ताल, वो सब यहाँ पे हमने तैयार कर दिया और एक छोटा सा रफ रिकॉर्डिंग करके दे दिया, जिसके ऊपर वो जाके प्रैक्टिस कर सके वहां एक हफ्ता। वो एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही हमने सब उसको कंप्लीट करके दिया। तो वहां पे इन लोगों ने प्रैक्टिस किया, अच्छे से प्रोग्राम भी रहा। और मेरा फर्स्ट वहां का जो प्रोग्राम था, उस वक्त सोनल दीदी एज ए एग्जामिनर थी और उनको हम भावनगर से महुआ लेकर गए थे कि दीदी चलो आप। तो दीदी ने भी बड़े प्यार से कहा कि नहीं चलेंगे जिगर, इसमें क्या है। और रात को वहां से लेट नाइट निकल के हम भावनगर पहुंचे थे सुबह 3 बजे, लेकिन दूसरे दिन क्लास में हाजिर थे गुरुजी। यही होता है। और उस वक्त हाँ, और उस वक्त देसाई सर भी साथ में आए थे। उसके बाद गुरुजी को अर्चना जोगलेकर जी द्वारा बॉम्बे में सम्मानित किया गया 19 अगस्त। उस वक्त भी मैं साथ में गया था। मुरली भाई थाईलैंड से आए थे परफॉर्म करने के लिए, तो वहां भी हमने बहुत मजा किया। वहां बॉम्बे लोकल के मनीषा बेन, अर्चिता जी, वो सब प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे, गुरुजी के सम्मान को देखने के लिए आए थे, मिलने आए थे गुरुजी से। और सुबह में हमने तो खाना खा लिया था, लेकिन शाम को गुरुजी को कुछ इच्छा नहीं हो रही थी खाने की। तो अर्चिता आई थी, तो अर्चिता को गुरुजी ने बोला कि तू अर्चिता को फोन कर दे, वो मिलने आ रही है ना, तो घर से कुछ बना के लेके आए। तो अर्चिता अपने घर से पोहा बना के लेके आई थी और गुरुजी को वो खाना खाया था। गुरुजी ने बाद में कुछ नहीं खाया, वही खाना खा लिया। और वहां भी गुरुजी ने बैठ के नवरस तो परफॉर्म किए ही की है, लेकिन 2 गानों पे भी गुरुजी ने बैठ के परफॉर्म किया था। एक तो लाल गोपाल और पालना झूले। गुरुजी बोलते हैं कि जो 2 नए रस जुड़े हैं, वात्सल्य और भक्ति, वो दोनों को मैं प्रस्तुत करूंगा। तो वो दोनों उन्होंने गाने पे प्रस्तुत किया था। तो वो भी एक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुजी के साथ में। और कितना बजा मुझे पता नहीं है, टाइम है ना, 1.5 घंटा हो गया है। बट आई थिंक कुछ इंस्टाग्राम अपडेट हुआ है ना, तो 1 घंटे में कट नहीं होता है ये एपिसोड। चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत मतलब ऐसी चीजें सुन रही हूँ जो मुझे पता ही नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते जाओ, मैं सुनती जाऊँ, बहुत मजा आ रहा है। फिर हम सब लोगों के लिए दुखद दिन आया, 9 दिसंबर 2017 सुबह 6:30 बजे गुरुजी के घर से मुझे गुरुजी ने फोन किया
कि जिगर तू आजा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला गुरुजी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पहले उन्होंने जवेर बेन को बताया कि तू जिगर को फोन लगा और जिगर को बुला। तो जवेर बा ने बोला कि वो अभी अपनी पूजा वगैरह कर रहा होगा, आप थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए। गुरुजी ने बोला नहीं नहीं नहीं, तू अभी फोन कर, वो पूजा छोड़ के आ जाएगा। और उस दिन लकीली मैं थोड़ा जल्दी जाग गया था और मेरी पूजा खत्म हो गई थी, मैं क्लास में जाने के लिए तैयारी हो रहा था। तो गुरुजी का फोन आया, मैं तुरंत गुरुजी के घर 5वें मिनट पे घर पे था गुरुजी के। और उसी वक्त मैंने तेजस भाई को फोन कर दिया कि तेजस भाई ऐसा है, आप भी जल्दी से आइए, गुरुजी को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो वो भी आ गए। फिर हमने बाद में गुरुजी के बिल्कुल पास में ही डॉक्टर हिमांशु भाई पटवारी रहते हैं, उनको भी बुला लिया। तो उन्होंने गुरुजी को चेक किया अच्छी तरह से, और जो घर पे आके कार्डियोग्राम निकालते हैं उनको तुरंत फोन कर दिया कि आप आ जाओ, हमें ये अटैक जैसा लग रहा है, हार्ट अटैक जैसा। तो कार्डियोग्राम निकाला तो उन्होंने बताया कि उनका अटैक चालू है अभी, उनको तुरंत एडमिट करो। फिर तो वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल में फोन कर दिया कि भाई हम पेशेंट को लेके आ रहे हैं, और तुरंत वहां से एम्बुलेंस आ गई। हम लोग वहां पहुंच गए। वहां जाके उसका गुरुजी का एंजियोग्राफी हुआ। एंजियोग्राफी में 3 ब्लॉकेज। फिर डॉक्टर ने बताया कि एंजियोग्राफी में एंजियोप्लास्टी करके ये सब किया जाता है, लेकिन रिस्क है क्योंकि 98 की एज है, तो रिस्क लेना बेटर नहीं है। दवाई से जितना ठीक हो सके हम कोशिश करते हैं। फिर तो गुरुजी आईसीयू में, मैं बाहर जवेर बेन को बताया कि जवेर बा ऐसा है, आप आ जाइए मिलने के लिए। तो वो आए, फिर गुरुजी से मिले, फिर उनको वापस घर भेज दिया कि आप घर पे रहिए। और उनके पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं जवेर बेन के, वो भी पूरे दिन उनके साथ रहे। फिर मैं तो पूरा दिन वहीं बैठा था, कहीं जाना नहीं था, कहीं आना नहीं था, कुछ काम नहीं था। हाँ, दूसरे दिन विशारद प्रथम की परीक्षा थी, प्रैक्टिकल एग्जाम थी, तो बीच में आधा घंटा में प्रैक्टिस करवाने के लिए क्लास से हॉस्पिटल से निकला। तो हॉस्पिटल से फोन आया कि आप आ जाइए। मैं प्रैक्टिस छोड़ के फिर अस्पताल। फिर प्रैक्टिस तो हो गई इन बच्चों की, करमेर भाई और निपा बेन ने सबने प्रैक्टिस तो करवा दी बच्चों की, लेकिन मैं अस्पताल दौड़ के पहुंच गया। फिर 8 बजे हम लोग बैठे थे। मुझे बोला कि तू एक काम कर, सुबह से तू यहीं है, तू घर पे जाके खाना खा के वापस आ जा, क्योंकि रात को तुझे ही रुकना है। मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं घर पे गया। घर पे पहला निवाला हाथ में लिया कि वहां से निपा बेन का फोन आया कि जिगर आजा, गुरुजी की हालत ठीक नहीं है। तुरंत मैं अस्पताल पहुंचा तो गुरुजी लास्ट स्टेज पे थे। डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे थे उनको वापस लाने की, लेकिन नहीं हुआ और गुरुजी हम सबको छोड़ के चले गए। वो बहुत ही मतलब दुखदायक दिन है। फिर तो रात को सब गुरुजी का बॉडी हमें सौंप दिया और रात को हम गुरुजी के घर पे ही रुके, पूरी रात वहां पे बैठे। दूसरे दिन सुबह हम लोग गुरुजी को सबसे पहले एम्बुलेंस में दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर पे लेके गए। बाल मंदिर से अपने क्लास में बैठे। गुरुजी को वहां पे अंतिम विदाई देने के लिए सब आप लोगों ने सबने लाइव पे देखा होगा कि हम सब ने गुरुजी को नृत्यांजलि अर्पित की थी। और वहां पे गुरुजी के सबसे प्रिय, जो हम लोग छोटे तोड़े बोलते हैं, जो सब लोगों ने सबसे पहले सीखा है, वो ही हमने गुरुजी के सामने प्रस्तुत किया। और फिर गुरुजी को हम अंतिम यात्रा के लिए लेके निकले। उस दौरान एक बात हो गई कि किसी ने बताया कि गुरुजी का देहदान करना है। तो
मैंने बोला कि नहीं, देहदान तो नहीं करना है, गुरु जी का अंतिम संस्कार ही करना है। तो ट्रस्टीज में से पूछा झवेरबेन को कि क्या करना है। बोला नहीं, अंतिम संस्कार करना है और वो जिगर करेगा। तो वो गुरु जी को अंतिम विदाई भी मेरे हाथ से हुई और उसका अग्नि संस्कार मैंने किया। और गुरु जी हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी वो क्लास में है, उसकी चेतनाएं है और हमें हर तरह से आशीर्वाद दे रही है और मदद कर रही है। ये मैं अंत में कहना चाहूंगा। नमस्ते दीदी। मतलब आप जो बात कर रहे हैं जिगर भाई, वो मतलब हम सबको पता है कि वो लाइव में होता था। जी और सही में मैं बोलूँ ना, तो जब कोई ऐसे बोलता है ना कि गुरु जी हमको छोड़ के चले गए, तो पता नहीं आज भी मैं नहीं सुन पा रही हूँ। लेकिन वो जो है सच्चाई है, वो तो हमें स्वीकार के ही चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला ना कि उसकी चेतनाएं आज भी कला क्षेत्र में है, आप उसको फील कर सकते हो, जाओ तो वो है, हमारे साथ ही है। और जगरबेन भी बता रहे हैं कि नहीं, वो है, आज भी हमारे साथ है। बताइए, सही बात है। तो सही में मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, तो हम साथ ही है और वो फील भी होता है हर बार। हम कभी भी परफॉर्मेंस देती हूँ तब भी मुझे फील होता है कि गुरु जी ऑलवेज। ये एक जी बार ऐसा हुआ कि जब मैं सोमनाथ परफॉर्म कर रही थी सुबह के 3:45 बजे तब, जी और जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, मम्मी थी मेरे जी साथ वहाँ थी। और जब मैं परफॉर्म करके उठी तो मम्मी को बोला कि पता मैं जब, क्योंकि वो पूरा भाव शिव तांडव के ऊपर किया था, तो जब जी मैं जी चढ़ना तो मुझे मैंने ऑलमोस्ट गुरु जी की झलक लिखी थी वहां पर। तो मैंने नहीं, वो आते गुरु हैं। को बोला कि मम्मी मुझे अभी गुरु जी दिखे। मम्मी बोले कि तू उनको सोच के ऐसे कर रही थी ना, तो तुझे ऐसे लगा होगा। बट जी पता जी नहीं जी फिर होता है, मुझे वो झलक आज भी याद आती है कि मैं जब वो मतलब परफॉर्म कर रही थी इतनी सुबह में, तब मुझे ऑडियंस में ऐसा लगा कि गुरु जी ऐसे स्माइल करके मेरे सामने दिखे थे। और मैं आज भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि गुरु जी हमें छोड़ के चले गए, हम साथ ही हैं। चाहे वो कला क्षेत्र में हो, चाहे वो सभी मतलब दीदी भैया जिनके घर भी वो जाते थे, चाहे वो मतलब कहीं भी जाते थे, हमारे मतलब इंस्पिरेशन में अभी भी गुरु जी मौजूद है। और हम जो भी गुरु जी के स्टूडेंट हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ गुरु जी की प्रेरणा से ही कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, सब लोग कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है, बिल्कुल। उनकी और एक प्रेरणा बात, तो हम आशीर्वाद दे रही है और हमसे करवा रहे हैं। और एक बात सही में प्रतिभा जी, जी एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। सॉरी, जी 2017 में गुरुजी तो 9 या 10 दिसंबर को हमको छोड़ के चले गए, लेकिन एक गुरुजी ने महोत्सव शुरू किया था मुरली भाई के साथ में। नादम और कला क्षेत्र ने मिलकर एक महोत्सव शुरू किया है। वो इस साल तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर एंडिंग में उसका परफॉर्मेंस रहता है। तो सब लोग सोच रहे थे कि इस बार क्या करे क्या करे, लेकिन गुरुजी का एक वाक्य था, शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए। तो उस साल भी हमने वो किया महोत्सव, और बहुत अच्छी तरह से सभी आर्टिस्ट ने भी परफॉर्म किया। और उस वक्त एक फील आ रही थी कि गुरुजी साथ में है और हम सब ये काम कर रहे हैं। सही। बराबर है। तो गुरुजी हमें ऐसे छोड़ के तो कहीं नहीं गए, हमारे साथ ही है। एकदम और सही। बस और बस मतलब मैं लास्ट टाइम जब कला क्षेत्र में आई थी ना, तो जी
मतलब जो प्लेस जो गुरुजी जहाँ पर बैठते थे वो आज भी मतलब खाली देख के पता नहीं कुछ अंदर से अचानक से क्या फील हो जाता है, हमें लगता है कि वो क्यों जी खाली है। जी बट जब मैं आप मतलब मैं आई और आपने इतने प्यार से वेलकम किया और इतने अच्छे मतलब बड़े भाई की तरह जो बात की ना, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, आज भी कला क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ पर आ सकते हैं बहुत प्यार से। और भले गुरुजी मतलब यहाँ नहीं है बट हमारे गुरु भाई है जो हमें आज भी यहाँ पर प्यार देने के लिए है। तो सही में एक मतलब बात, वो संस्कार गुरुजी के थे, वो जो संभाल के रखे और आगे भी आप कंटिन्यू कर रहे उसके लिए भी मतलब हम सब दिल से आपका थैंक देते हैं कि आप गुरु जी, बहुत अच्छे वो गुरुजी मेंटेन। एक बात अपने सभी स्टूडेंट को बोलते थे, कोई बाहरगाम है और फोन करे कि गुरुजी मैं क्लास में आना चाहती हूँ तो मैं आ सकती हूँ, तो गुरुजी एक वाक्य बोलते थे, પિયરમાં આવવા માટે પૂછવાનું ન હોય, આવી જવાનું। मतलब कि आप अपने मैके जाते हो तो किसी को पूछना नहीं है, आ जाइए। ऐसा है गुरुजी का, तो जो भी है खुली किताब के जैसा जीवन था उनका। सबको बांटा है, बहुत बांटा है, प्यार भी बांटा है, ज्ञान भी बांटा है, बहुत। और बताइए दीदी आप। अरे आज थैंक यू, थैंक और यू की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा ही काम था। और आपने इतना अच्छा काम किया कि सभी सभी हमारे पुराने गुरु बहनों को साथ में एक माला में आपने पिरोया है। तो ये एक बहुत अच्छा आपने काम शुरू किया है, आगे भी ये चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है आपको। थैंक यू सो मच विजय सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। तो यह था आज का एपिसोड, एपिसोड नंबर 25, जो कि हमारा इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। और मैं बहुत ट्राई कर रही थी हर एक एपिसोड में, क्योंकि जब भी गुरुजी की बात आती है, नॉट ओनली माई सेल्फ, हम सभी लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम सब इतना गुरुजी को प्यार करते हैं। बट पता नहीं जब भी मैं मतलब कोई सीनियर्स ऐसे हैं जो जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ, उनके साथ जब बात करती हूँ तो पता नहीं अंदर से इमोशन निकल ही आते हैं। तो मतलब आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और आप लोग यहाँ पर आए, हमसे जुड़े, हमारे गुरुजी के बारे में सभी के साथ हमने बातें की, तो आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।